Hello students, welcome to SSC Expert, your one-stop solution for all the exams conducted by the Staff Selection Commission. मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। हम कर रहे हैं बच्चों हमारा न्यूज़ टू मार्क्स सीरीज, जिसके अंदर हमने बताया है पहले भी 2 सेशंस के अंदर कि फ्रॉम द न्यूज़ आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। ये हमारे साथ आप सीखेंगे भी और लाकर साबित करेंगे भी। क्लियर है? तो हम कर रहे थे बच्चों 28 जून से 2 जुलाई तक का करंट अफेयर, उसका ये लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक लेकर आते हैं। इंडियन आर्मी ने नई बटालियन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है बाज बटालियन। बाज बटालियन यहाँ पे जो है नई बटालियन इंट्रोड्यूस की है, किसके? भारतीय सेना के द्वारा। यहाँ पे बाज बटालियन नाम की विशेष ड्रोन यूनिट बनाई गई है, मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यहाँ पे जो है ड्रोन की बटालियन है ये। इसको यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा लागू किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू एक पर्टिकुलर विशेष दल बनाया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड जो सैनिक होंगे जिनको ड्रोन चलाने में महारत हासिल है, उनके थ्रू काफ़ी सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ पे देखिए, सीधी बात है, ये बटालियन सेना की मौजूदा रिमोटली पायलट कौन सी है? रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट यूनिट्स के आधार पर बनाई जाएगी, और जो अलग अलग इलाकों में क्या करेगी? ड्रोन ऑपरेशंस के जरिए ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा ये क्या है, एक तैयार करेगी। एक नया ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा होगा जिसके अंदर जो हमारे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जो भारतीय सेना की यूनिट है, उनके द्वारा इसके उसी के आधार पर इसको बनाया जाएगा। क्या होंगी ये खास यूनिट? ड्रोन सिस्टम को संभालने वाले ट्रेंड जवान इसमें शामिल होंगे, जो इंटेलिजेंस सर्विलांस, मतलब कि आपकी रेकी निगरानी, और यहाँ पे क्या होगा, लड़ने की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ युद्ध के समय टारगेट का पता लगाना और युद्ध के मैदान की रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं आपके पास, तो हमारे पास है बच्चों एक अश्नी अश्नी प्लाटून है हमारे पास, एक अश्नी प्लाटून। ऑलरेडी ऐसी एक दो प्लाटून है हमारे पास। एक है हमारी अश्नी प्लाटून और एक है हमारी दिव्यास्त्र प्लाटून। ऑलरेडी कितनी एग्जिस्ट करती है? अश्नी प्लाटून और दिव्यास्त्र प्लाटून। बट हमारी जो है यहाँ पे बाज बटालियन पहली बटालियन बनेगी यहाँ पे। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर बाज बटालियन बनाने का फैसला चीन के साथ एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कश्मीर है। कश्मीर का अगर आप पॉलिटिकल मैप देखते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो हिस्सा दिखता है, तो उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये आता है मेरा एलएसी के अंदर, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ वाला जो ये पार्ट है, ये आता है बच्चों मेरा एलओसी के अंदर, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। क्लियर है? यहाँ पे इस वाले हिस्से को हम अक्साई चिन्ह बोलते हैं, अक्साई चिन्ह, अक्साई चीन। और इस वाले एरिया के अंदर दो एरिया आते हैं हमारे, गिलगित और बल्तिस्तान, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके अंदर भी देखिए आप ड्रोन्स का काफी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। यहाँ पे आप देखिए एक और ड्रोन की जो है श्रेणी आती है, जिनको हम कहते हैं स्पेशली शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन किस कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं? ये ईरान के ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन बोलते हैं इनको, जो आते हैं और एक जगह पे जाके क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इनको इसलिए क्या कहा जाता है? सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। उन्हीं की एक श्रेणी है शाहिद ड्रोन, किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? ईरान के द्वारा, ठीक है। ये पाकिस्तान के द्वारा यूज किए गए थे। यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का असरदार इस्तेमाल और ग्लोबल संघर्षों, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के अनुभवों के आधार पर इसको बनाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपन। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आता है कि हाल ही में चर्चा में रही बाज बटालियन किससे संबंधित है? बाज बटालियन रिसेंटली हर्ड इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। अब देखो यहाँ पूछ रहा है नौसेना की पनडुब्बी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वायुसेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली, बिल्कुल नहीं। डीआरडीओ की साइबर युद्ध पर, ठीक है, साइबर युद्ध इकाइयां, ये भी नहीं है। क्या आ जाता है हमारा? भारतीय सेना की विशेष ड्रोन यूनिट, स्पेशलाइज ड्रोन यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ये है हमारी बाज बटालियन। चलिए फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक आया है बच्चों हमारा फ्लैमिंगो रेवोल्यूशन। ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पक्षी है। यहाँ पे जो है इसको फ्लैमिंगो कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड है। यहाँ पे एक झील पड़ती है हमारी, सांभर झील, ठीक है।
यहाँ पे काफी ज्यादा रूप से पाए जाते हैं फ्लेमिंगोज यहाँ पे तो, लेकिन ये क्या है, ये उन फ्लेमिंगोज से रिलेटेड नहीं है। ये हुआ है फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है हमारा अल्बानिया के अंदर। अल्बानिया बाल्कन प्रायद्वीप का ये हिस्सा है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मामला नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आता है, दक्षिण यूरोप का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक कोई 1.6 मिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट था, होटल का प्रोजेक्ट था, रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट था। वो लैंड, इस लैंड्स पे यहाँ पे 2 आइलैंड है, ठीक है। 2 आइलैंड है, उन दोनों आइलैंड के ऊपर जो है पर्यावरण, वन्य जीव जो है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा आधारित है, और उसकी चिंता किए बना यहाँ पे जो है अल्बानिया की जो संसद है उसने एक नियम पास कर दिया, जो एक नेटुरा 2000, ठीक है, नेचुरा 2000 करके हमारी ईयू का एक लॉ है, उसको सब्साइड करती है। सब्साइड करने का मतलब है कि उसको ऊपर से पाबंदियां सारी हटा देती है, कि जिसके कारण जो प्रोटेक्टेड, संरक्षित जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारे भाग हैं, उनके ऊपर भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ला सकते हैं। उसी के खिलाफ यहाँ पे एक नया रिवोल्यूशन चालू हुआ है, जिसका नाम क्या है, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। क्या नाम है बच्चों, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। कहाँ शुरू हुआ है, अल्बानिया के अंदर शुरू हुआ है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे एक द्वीप है हमारे, एक तो है बच्चों हमारा साजान द्वीप। कौन सा आइलैंड है, सजान द्वीप है। और इसके अलावा एक हमारा जो है वो है बच्चों वोजोसा नोट्रा, वोजोसा नोट्रा, ठीक है। वोजोसा नोट्रा हमारे ये दो, एक ये तो क्या है, ये तो हमारा आइलैंड है, और ये क्या है, ये हमारा वेटलैंड है, ठीक है। ये कैसा है, वेटलैंड है, ये हमारा आइलैंड है। जहां पे क्या होता है, वेटलैंड है जहां पे फ्लेमिंगो, हमारे सील, समुद्री कछुओं का क्या है, नेस्टिंग हब है। क्या है, नेस्टिंग हब है, मतलब कि उनको प्रजनन के लिए इस 2 आइलैंड का सहारा बहुत ज्यादा है। मतलब देखिए आपको पता है, वन्य जीव संरक्षण या फिर जैव विविधता का प्रोटेक्शन, मतलब बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के सर्वाइवल के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों आइलैंड पे क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, जिसको लेके क्या हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर लापरवाही की चिंता जताई जा रही है, ठीक है। अब देखो 2024 में अल्बानिया की सरकार एक नया कानून लेके आई, जिसने अल्बानिया के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के नियम खत्म हो गए। इसे ईयू के नेचुरा नेचुरा 2000 नेचुरा 2000 के तहत बनाया गया था। अब देखिए नेचुरा 2000 है क्या बच्चों, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। क्या है, अगर मैं बात करूं बच्चों नेचुरा 2000, यहां पे क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन लॉ है। इसके तहत क्या है बच्चों, प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब कि हमारे संरक्षित क्षेत्र, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। और 27 की 27 देश के अंदर ये लगता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर सर यूरोप का जो है सर भूभाग का, मतलब कि लैंड एरिया का 18.9% हिस्सा इस अधिनियम के अंदर आता है, ठीक है। और जो ये हमारे जलाशय हैं, ठीक है, जो हमारे समुद्र हो गए, हमारी झील हो गई है, समुद्र वगैरह हो गए, ठीक है, झील हो गई, नहर हो गई है, हमारी जो है अलग नदियां हो गई है, उसका 10% भाग, मतलब ओवरऑल ये यहाँ पे कवर करता है। तो याद रखिए इसके तर्ज पे ही जो है क्या कराया था, बाकी सारे यूरोपियन देश जो है, जो हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उन पे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्बानिया ने 2024 के अंदर यहाँ पे एक जो है लॉ पास किया, जिसने इसको सबसाइड कर दिया था। मतलब अब इसके नियम, जो इसके तहत जो नियम का पालन होता है, उनकी अवमानना करने की आवश्यकता अल्बानिया सरकार को नहीं थी। क्लियर है। अब देखो फ्लेमिंगो क्रांति पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के कारण शुरू हुई थी। एक्चुअल में शुरू कैसा हुआ था सर, पर्यावरण संरक्षण के अगेंस्ट जो है क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार विरोधी रैलियों में बदल गई है, जिसमें अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा, इनके इस्तीफे की मांग चल रही है, एडी रामा के इस्तीफे की मांग चल रही है। और इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय पकड़ यहाँ पे पकड़ लिया, और यहाँ पे यूरोपियन संसद ने अल्बानिया को यहाँ पे कह के संसद पे जोर लगाया है, ताकि वो अपने इस प्रोजेक्ट को रोक दे। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे कि अल्बानिया क्या है, अल्बानिया देखिए हमारा जो है यूरोपियन देश है। कैसा देश है, यूरोपियन देश है। यूरोपियन देश है जिसके अंदर देखो ऊपर ही ऊपर छोर पे मोंटीनेग्रो नाम की कंट्री आती है, कसोवो आती है, नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस इसके साउथ के अंदर पड़ता है। ये 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। जिसके अंदर मैं बात करूं अल्बानिया के अंदर, ठीक है, जैसे अगर बाल्कन एरिया की भी बात करूं तो एड्रियाटिक सी सबसे टॉप पे पड़ता है, मतलब पश्चिम में क्या पड़ता है इसके, एड्रियाटिक सी पड़ता है। यहाँ पे जो है दक्षिण के अंदर इसके आयोनियन आयोनियन सागर पड़ता है,
ठीक है। और इससे नीचे यहाँ पे जो है, यहाँ देखोगे आप तो इसके नीचे आ जाता है हमारा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। जो कंट्री है उस कंट्री की जो इसकी कैपिटल का नाम है तिराना। ठीक है। तिराना के अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो कैसी देश है, एक पहाड़ी देश है सर। कैसा देश है ये? पहाड़ी देश है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें 28% तो बच्चों बड़े पहाड़ है। ठीक है। और लगभग 42% हिस्सा जो है ना इसकी पहाड़ियों का है, छोटे पहाड़ों का मतलब। और रिमेनिंग जो है इसमें सिर्फ मात्र सिर्फ 10% क्या है, मैदान मतलब की प्लेन्स है। ये चीज आप याद रखेंगे। किसका पार्ट है सर? ये पार्ट है सर बालकन, बालकन प्रायद्वीप मतलब कि बालकन पेनिनसुला का पार्ट है ये। ठीक है। इस प्रायद्वीप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे बल्गारिया आती है आपकी, बोस्निया आती है आपकी, अल्बेनिया आती है आपकी, क्रोएशिया आती है आपकी, ये सारी। अब देखो एक और ध्यान आप रखोगे यहाँ पे, जो अल्बेनिया है ना वो यूरोपियन देश तो है। ठीक है सर, यूरोपियन देश तो है, मतलब ये जो है क्या है, यूरोपियन देश है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, उसका सदस्य नहीं है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, यूरोपियन संघ का ये सदस्य नहीं है, लेकिन सर ये नाटो का सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के द्वारा बनाई गई है, इसका सदस्य है, नाटो का सदस्य है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, मतलब कि अल्बानिया एक दक्षिण यूरोप का एक देश है जो किस पे आता है सर, बालकन प्रायद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बालकन प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से का है, जहां पे जो है अपनी ऑर्टांट्रो, ठीक है, ठीक है, क्या है ऑट्रेंटो जो है हमारा जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो है, उस पर स्थित है। यहाँ पे क्या है, ये किसका है, दक्षिणी जो है यहाँ पे एड्रियाटिक सागर का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसका क्या है, ये हिस्सा है। राजधानी का नाम तिराना है, बता चुका हूं। उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो पे आता है, उत्तर पूर्व में कसोवो में आता है। ठीक है। पूर्व में उत्तरी मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस से घिरा हुआ है। ठीक है। पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक और आयोनियन सागर से घिरा रहता है। ठीक है। मुख्य रूप से कैसा है, पहाड़ी देश है। ठीक है। जहां पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे 28% है, इससे 47% इसके अंदर दूसरे हिस्से हैं। चलिए, इसके मतलब मैंने बता रखा है आपको कि अल्बानिया नाटो का सदस्य है लेकिन ईयू का सदस्य नहीं है, जबकि इसकी सदस्यता के लिए क्या कर रहा है, ये सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन किस देश में हुआ? द फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज अकर्ड इन विच कंट्री? तो सर सीधा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अल्बानिया। कहां पे? अल्बानिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके अलावा देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसी फ्लेम में। देखो, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कई बार बनाने होते हैं, कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं, ताकि जो आपका माइंड है वो दोनों तरह से वर्क कर सके। चलिए, यहां देखते हैं, द फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस इन अ नाटो मेंबर कंट्री इन द बाल्कन पेनिनसुला। ठीक है सर, फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन एक नाटो सदस्य देश में हो रहा है जो कि बाइकल, ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। बिल्कुल सही सर, अल्बानिया में हो रहा है, नाटो सदस्य तो है, और किसका है, बाल्कन प्रायद्वीप का भी हिस्सा है। वेरी गुड। ठीक है, यहां पे हो जाते हैं दोनों स्टेटमेंट। द प्रोटेस्ट आर लिंक टू कंस्ट्रक्शन इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्टल वेस्टलैंड, मतलब कि ये विरोध प्रदर्शन पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील तटीय वेटलैंड क्षेत्र में निर्माण से जुड़े हैं। बिल्कुल सही सही बात है सर। कौन से? दो आइलैंड, एक तो सजान आइलैंड है, एक वोस्ट्रा, ठीक है, वोस्ट्रा नोट्रा आइलैंड है। दोनों आइलैंड के थ्रू के तहत हो रहा है। यहाँ पे क्या बताया था, जिसमें फ्लेमिंगो हो गया, सील हो गया, समुद्री कछुए, सी टर्टल्स का क्या है, नेस्टिंग पीरियड है वो। ठीक है। जिस देश में ये आंदोलन हो रहा है वह यूरोपियन संघ का सदस्य है। नहीं सर, यूरोप अल्बानिया जो है, अल्बानिया जो है वो यहाँ पे ईयू का सदस्य तो नहीं है, लेकिन नाटो का सदस्य है। क्लियर हुआ? तो थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, 1 and 2 ओनली। ठीक है। इसमें भी देखता हूं तो भाई थर्ड जो है ये भी सही है हमारा, ये गलत हो जाता है और ये हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए, इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट अब बात हो रही है हमारी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह जी, ठीक है, लॉन्च्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2.0। ठीक है, पोर्टल इसका क्या कर दिया है, पोर्टल बना दिया FCRA 2.0 पोर्टल, एंड द इलेक्ट्रॉनिक OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया का कार्ड एक आ गया है। क्या है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा होता है कि जब भी किसी एनजीओ को या किसी भी संस्था को भारत के अंदर से विदेशी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए पैसा चाहिए, ठीक है, यात्रा का खर्चा चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ कोई, अगर मेरा कोई खर्चा दूसरी कोई कंट्री उठा रही है, किसी और दूसरे एनजीओ के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा उठाया जा रहा है, तो उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं।
या फिर मेरा एक एनजीओ है और उसी एनजीओ के तहत मैं क्या ले रहा हूं, दान वगैरह ले रहा हूं, तो मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कि मतलब कि यहाँ पे सरकार का एफसीआरए जो कानून है, अधिनियम है, उसके तहत ये होता है बच्चों कि जो बाहर से आ रहा है पैसा, उसका भारत के विरुद्ध जो है वो कभी इस्तेमाल ना हो। तो खासकर जो फंडिंग आती है बाहर से, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एफसीआरए अधिनियम लगाया जाता है। कब लगाया गया था? एफसीआरए सबसे पहले आया था बच्चों 2010 के अंदर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर चलिए क्या कह रहा है। इस पोर्टल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत नियमों का पालन आसान बनाने और निगरानी व लागू करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आवेदन, ठीक है, मतलब कि आप अप्लाई करते हो, एनजीओ के द्वारा अप्लाई किया जाता है, सरकार को सूचित किया जाता है कि मैं हूं, मेरा ये पर्टिकुलर एनजीओ है, इस एनजीओ के तहत मैं ये काम करना चाह रहा हूं, इसके लिए मुझे इस देश या इस संस्था से पैसा मिल रहा है। तो ये आवेदन होता है। जब आवेदन मिल जाता है तो 10 साल तक ये वैलिड रहता है, उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू के बाद सालाना मुझे रिटर्न दिखाना पड़ता है, सारे के सारे एग्जाम्पशन दिखाने पड़ते हैं, और दूसरी सेवाओं से जुड़ी सभी मुख्य प्रक्रियाओं को अब पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड का नाम क्या है हमारा, मेघराज, मतलब कि सरकार का एक क्लाउड नेटवर्क है। क्लाउड नेटवर्क का मतलब होता है जहां पे कोई फिजिकल स्टोरेज अवेलेबल ना हो, जहां पे क्या हो, कोई भी फिजिकल स्टोरेज, मतलब कि भौतिक रूप से कोई चीज संरक्षित नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन जितना भी है सारा का सारा मामला है क्लाउड के अंदर सेव है, और जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसका नाम क्या है, मेघराज। ठीक है, इस पोर्टल को प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, आधार आधारित ऑथेंटिकेशन और ई साइन सुविधा के अलावा सारे के सारे एनालिसिस जैसी खूबियां भी इसमें शामिल होंगी। क्लियर है। यह पोर्टल प्रमुख सरकारी डेटाबेस और बैंकों से जुड़ा हुआ है, जिनमें ठीक परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार, आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एनजीओ दर्पण और आईसीएआई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक आईसीएआई का डेटा होता है, उसके यूडीआईएन सिस्टम में शामिल किया गया है। मतलब कि यहाँ पे जो है जिस भी मतलब कि टेरर फंडिंग हो गया है आपका, या फिर जो है ब्लैक का वाइट जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इन सब जैसी चीजों से बचाव के लिए यहाँ पे इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। चलिए अब क्या पूछ रहा है, एफसीआई बताया है मैंने आपको कि कब आया था, एफसीआई आया था सर सबसे पहले कब हुआ था, सर सबसे पहले 1976 में आया था। लेटेस्ट अब कब आया है, 2010 के अंदर। किसके पास है इसकी जो है लीगैलिटी, सर गृह मंत्रालय द्वारा ये लागू किया जाता है। ठीक है, एम क्या करता है कि सर जो विदेशी जितनी भी सहायता मिलती है उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, ओसीआई क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा सिटीजन है जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। भारत जो है दो नागरिकता तो अलाउ करता नहीं है, लेकिन भारत चाहता है कि उसका जो है कल्चरल जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो उसका इकोनॉमिकल जो एडवांटेज है, या फिर जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा या अपनी संस्कृति को और बढ़ाएगा, अपनी रूट से कनेक्टेड होना चाहता है, तो वो नागरिक तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल स्टेटस होता है। ओसीआई क्या होता है, एक स्पेशल स्टेटस होता है, जिसके तहत आप कितनी बार भी आओ जाओ, आपको हर बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ एक अधिकार जो आपको एनआरआई के द्वारा, एनआरआई को जो अधिकार मिलते हैं वो आपको भी मिल जाएंगे। तो एक तरह की ये नागरिकता नहीं है, क्या है, ये स्पेशल स्टेटस है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओसीआई कार्ड बनवाना पड़ता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए, ठीक है, ओसीआई सेवाओं को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, डिजिटल सिस्टम के, ठीक है, डिजिटल सिस्टम के जरिए क्या कर दिया है, नागरिक केंद्रित पहल के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस सिस्टम के तहत क्या होगा, ओसीआई की जितनी भी पूरी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे, जैसे कि आवेदन जमा कराने, मतलब एप्लीकेशन जमा कराने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने, ठीक है, मंजूरी परमिशन मिलने, और उसके बाद डिजिटल रूप से तैयार कार्ड को डाउनलोड करना भी शामिल है। मतलब कि सारा का सारा सिस्टम जो है अब क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एफसीआरए 2 पोर्टल एंड ई ओसीआई कार्ड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द एफसीआरए 2.0 पोर्टल इज डिजाइन टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। नहीं 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 सर, फॉरेन ट्रेड नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए दी ई ओसीआई कार्ड अलाउड्स एप्लीकेंट टू कंप्लीट द एंटायर ओसीआई प्रोसेस ऑनलाइन। बिल्कुल सर, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ये सही है। दी एफसीआरए 2.0 पोर्टल इज होस्टेड ऑन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं 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 सर, यहाँ पे तो गवर्नमेंट क्लाउड है। क्या है, गवर्नमेंट क्लाउड है। क्या नाम है उसका, मेघराज। मेघराज। क्लियर है। द ई ओसीआई कार्ड इज इशूड ओनली इन फिजिकल फॉर्मेट। नहीं बेटा, डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट भी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ये भी गलत है, बचता क्या है सही मेरे पास, पार्ट। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा यहाँ FCRA 2.0 पोर्टल और ECI के कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। फिर ECI FCRA पोर्टल भारत के विदेशी व्यापार को नहीं 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 नहीं, विदेशी व्यापार को नहीं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब कि आपका समर्थन, ठीक है, जैसे दान हो गया है, अनुदान हो गया है आपका, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, गिफ्ट हो गए हैं आपके, ये सारी चीजों को करता है। यहाँ व्यापार में शामिल नहीं होते ना ये सब, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस उत्पादन थोड़ा ना कर रहे हैं ये, ठीक है, तो इनको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, गलत है यहाँ पे। देन EOCI कार्ड के माध्यम से आवेदक पूरी OCI प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकता है, ये तो सही है। FCRA पोर्टल निजी क्लाउड पे, निजी पे नहीं है बेटा, मेघराज पे है, अभी बताया मैंने, सरकारी क्लाउड पे है, ठीक है। ये केवल भौतिक नहीं, सब डिजिटल, डिजिटल प्रारूप में भी अवेलेबल है, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा, सेकंड सही हो जाता है। चलिए, फिर आ जाता है हमारा VBG रामजी एक्ट, विकसित भारत, ठीक है, क्या है हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, क्या है यहाँ पे, V का मतलब है विकसित, B का मतलब है बच्चों भारत, ठीक है, G का मतलब है गारंटी, ठीक है, राम जी का मतलब है, मतलब हमारा रोजगार आजीविका मिशन, ठीक है, और इसके बाद क्या बचता है हमारा, जी का मतलब हो जाता है ग्रामीण अधिनियम 2025, ठीक है। ये कब से लागू हो रहा है संपूर्ण ग्रामीण भारत में, 1 जुलाई, होल रूरल इंडिया के अंदर कब से इंप्लीमेंट हो रहा है ये, 1 जुलाई 2026 से, ठीक है। किसको रिप्लेस करेगा सर, ये रिप्लेस करता है MG नरेगा को, नरेगा को रिप्लेस करता है ये। नरेगा की क्या है सर, महात्मा गांधी, ठीक है, क्या है, ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम। शुरुआत इसकी देखूंगा तो पहले नरेगा था, जब इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, दोबारा से नाम बदलकर इसको लॉन्च किया गया 2009 के अंदर। क्लियर हुआ, इसको रिप्लेस करता है बच्चों, ठीक है। चलिए, देखो क्या करेगा, रिप्लेस कर रहा है किसको, MG नरेगा को रिप्लेस कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार था, इसमें कितना कर दिया है, 125 दिन का रोजगार कर दिया है। जहां पे नरेगा के अंदर ऑन एन औसत दैनिक रूप से कितनी दी जाती थी, 298.7 रुपए की औसत, देश भर में औसत इतना पैसा मिलता था, अब इसको कितना कर दिया है, 327 रुपए के आसपास कर दिया, मतलब प्रतिदिन लगभग जो है 28 रुपए के आसपास क्या है वृद्धि औसत, औसतन दर पे यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद क्या करेगा सर, जो फंडिंग स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर दिया गया है, वो तो पुराना वाला ही है, लेकिन अब क्या कर दिया सरकार, पहले से ही अनुमान लेके क्या कर सकती है यहाँ पर जो है बजट बना सकती है। बजट बनाने के अलावा यहाँ पे क्या है, इससे पहले जब MG नरेगा था, ठीक है, मतलब कि हमारा जो है नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत जो है रेस्टिंग पीरियड का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब उसमें गैप का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन VBG राम जी के अंदर 60 दिन के गैप का प्रावधान है, अंतराल का प्रावधान है। कब कब सर, जब भी फसल बोई जाएगी और जब भी फसल काटी जाएगी उस टाइम पे 60 दिन का गैप आप ले सकते हो, मतलब उस टाइम जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उन सबको रोक दिया जाएगा। फिर खास करके 4 चीजों के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ आपके जल संरक्षण। पहले जो है कोई भी नीतियां जो है कि किस क्षेत्र में काम करना वो फिक्स नहीं था, अब जल संरक्षण बिल्कुल फिक्स है। जल संरक्षण के अलावा आपका जो है ग्रामीण अवसंरचना हो गई है, ठीक है, मतलब कि आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो है गांवों के अंदर जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़क होते हैं, पुल होते हैं, बांध होते हैं, बांध तो मतलब छोटे जो बांध होते हैं, निकट होते हैं, इनके निर्माण, सामुदायिक केंद्र हो गए हैं, इनके निर्माण का काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है जलवायु संरक्षण, जलवायु संरक्षण व आजीविका उत्सर्जन,
मतलब कि लाइवलीहुड जनरेशन का काम भी यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कि 1, 2, 3 और 4, इन 4 चीजों पे पर्याप्त काम यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा देखिए, बता दिया है मैंने 2005 की जगह ली है इसमें। वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी थी। वीबीजी रामजी एक्ट पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में गारंटीड वेतन 100 दिनों रोजगार को बढ़ाकर 100 दिन से कितना कर दिया है, 125 दिन कर दिया है। इसके बाद देखिए 298.8 जो है क्या थी, एमजी नरेगा के तहत क्या थी यहाँ पे, कि औसत दैनिक वेतन कितना था, 298.8 था। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है यहाँ पे, 327.4 कर दिया है औसत वेतन। ठीक है, औसत वेतन के अंदर कितने की वृद्धि करी है, 28.6 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कि इसके अनुसार जो है न्यूनतम न्यूनतम जो वेतन है वो कितना डिक्लेयर हुआ है सर, 300 रुपए। कितना है, 300 रुपए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर बात करें कि सर ट्रांजिशन कितना बजट पास हुआ है, तो सर इस साल के बजट के अंदर 95,692.31 करोड़। ठीक है, इतना बजट पास हुआ, 95,692.31 करोड़, लगभग जो है 95,500 करोड़ रुपए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। जिसके अंदर फंडिंग का पैटर्न क्या रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो लागत है, लागत जो है यहाँ पे इस फंडिंग जो भी काम होता है उस काम की लागत जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, और जो उसके अंदर बेरोजगारी भत्ता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और अगर फंडिंग की बात करें तो सर कौन कितना पैसा देता है, तो अगर अगर राज्यों की बात होती है तो राज्यों के अंदर क्या होता है, नॉर्मल राज्यों के अंदर 60% केंद्र देता है, 40% राज्यों का होता है। अगर मैं बात करूं हिमालय, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स की, मतलब ऐसी जो जो हिमालय के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं हमारे, या फिर हमारे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स की, तो वहां पे क्या रेशो रहता है बच्चों, 90 केंद्र के द्वारा, 10 राज्य सरकार के द्वारा, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके ऊपर कितना रहता है, 100 के 100%। ठीक है, राज्य, ठीक है, यहाँ पे हिमालयन राज्य या फिर उत्तरी पूर्वी राज्य, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं हमारे, ठीक है, यूटीज, मतलब कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज आ जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या हुआ है कि मौजूदा ई-केवाईसी वेरीफाइड एमजी नरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि नए कार्ड इशू नहीं हो जाते हैं। जैसे ही वो इशू होते हैं तब तक क्या है, 31 दिसंबर 2026 तक ये चीजें सारी की सारी लागू कर दी जाएंगी। क्लियर है, चलिए अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वीबीजी रामजी एक्ट। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक पढ़ लेते हैं। इट रिड्यूसेस द गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 100 डेज टू 75 डेज, बिल्कुल गलत है सर। यहाँ पे क्या करता है सर, 100 दिन से कितना कर दिया है, 125 दिन कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं अपन कि क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से घटाकर 75 दिन करता है। नहीं सर, ये कितना कर रहा है, 125 दिन कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरी गलत हो जाती है। दूसरा पूछता है कि इट रिप्लेसेस एमजी नरेगा एंड इंक्रीज द गारंटी एम्प्लॉयमेंट्स टू 125 डेज, ये बिल्कुल सही है सर। क्या कह रहा है कि एमजी नरेगा की जगह लेता है और रोजगार की गारंटी को 125 दिन करता है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पूछ रहा है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अर्बन हाउस होल्ड, ये केवल शहरी परिवारों पर नहीं लिखा हुआ ही, जब योजना के अंदर ग्रामीण है तो शहरी परिवारों पर कैसे हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी गलत है। देन यह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को 250 रुपए प्रतिदिन से कम पे निर्धारित करता है। नहीं सर, न्यूनतम वेतन कितनी है, मिनिमम वेज कितनी है, 300 रुपीज इस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है मेरी, बी स्टेटमेंट सही हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम वेज कितनी है, 300, 250, ये गलत हो जाता है, और ये अर्बन नहीं रूरल हाउस होल्ड के ऊपर है, तो ये भी मेरा गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट बचता है। चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे है 16th इंडिया जापान एनुअल समिट, 16th इंडिया जापान एनुअल समिट। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जापान और इंडिया साइंड देयर फर्स्ट डिफेंस को डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑन 2 जुलाई ड्यूरिंग द 16th इंडिया जापान एनुअल समिट इन न्यू दिल्ली। भारत और जापान ने 2 जुलाई
2026 को नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि यहाँ पे जो है इंडिया फर्स्ट टाइम पे क्या कर रहा है, रक्षा विकास, मतलब क्या है, डिफेंस कोऑपरेशन जो है अग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे इंडिया ने। ठीक है, क्या क्या काम हुआ है देखिए। देखिए स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप हुई है, यहाँ पे जो है एक चीज आई है हमारी बिजनेस कनेक्ट 75। इसके तहत क्या मिलेगा सर, बहुत सारे जो है हमको स्किल्ड लेबर, बहुत सारी नई चीजें, इमर्जिंग मार्केट जो है इंडिया की तरफ से जापान को दिया जाता है। फिर हिस्टोरिक माइलस्टोन, यहाँ पे क्या है सर, 75 साल हो चुके हैं, 75 वर्ष हो चुके हैं हमें जो है राजनयिक संबंध बनाते हुए इनसे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अपन ने सारी की सारी चीजें साइन की है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए डिप्लोमेसी वगैरह अपन ने सबने बना ली है, लेकिन समझौता क्या है, ये समझौता 9 सैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न नामक हमने जो क्या है एक रेडियो एंटीना बनाया है, जिसका पूरा नाम क्या है, यूनिकॉर्न मास्ट रेडियो एंटीना डेवलप किया है हमने, ताकि जो है नेवल कोऑपरेशन है यहाँ पर, जो रडार सिस्टम है हमारा, जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको थोड़ा और बेटर बनाया जा सके। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या है, नौसैनिक रेडियो एंटीना है जिसे यूनिकॉर्न मास्ट भी कहा जाता है, इसके सह विकास को कवर करता है। ठीक है, क्या है, रक्षा औद्योगिक सहयोग की बात कर रहा है, जिसके अंदर दो देश संयुक्त रूप से क्या करते हैं, एक सैन्य प्रणाली या प्लेटफॉर्म को विकसित करते हैं। एक कॉपरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है, जिसके थ्रू दो नेशन, दो कंट्री क्या कर रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समुद्री सुरक्षा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, मतलब कि यहाँ पे है टेनेसिटी ऑफ व्हाट, सप्लाई चेन। ठीक है, रणनीतिक स्वायत्ता और जुड़े क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग के थे इस घाटे का उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है पूरा नाम सर, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड, यूनिफाइड क्या नाम है इसका पूरा, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है, क्या करता है ये सर, बहुत सारे जो एंटीनाज रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंटीनाज रहते हैं, उनको एक ही ढांचे के अंदर यूज करके उसकी स्टेल्थ की जो क्षमता है, ठीक है, उसको क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। यूनिकॉर्न मास्ट का पूरा नाम यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है, जो कई एंटीना को एक ही संरचना में एकीकृत करके नौसैनिक प्लेटफॉर्म की गुप्त क्षमता को बेहतर बनाने की लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्या होता है, युद्ध पोत, मतलब कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इनके जैसे आईएनएस विक्रांत था हमारा, आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विराट है, इनके अंदर जो है यहाँ पे इसको यूज किया जाता है, ताकि जो है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के अंदर इसको स्टेल्थ ट्रेनिंग दी जा सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये देखो, अनाउंस किसने किया, नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे पूछ ले कि जापान के पीएम का क्या नाम है, तो जापान के पीएम का नाम है सनाए तकाची। क्या नाम है, ताकाइची। सनाए ताकाइची के द्वारा क्या किया गया है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि द्विपक्षीय सहयोग के साथ जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको किया गया है, जहाँ पे एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट मिनरल्स मतलब कि हमारे जो महत्वपूर्ण खनिज रहते हैं वो सब, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इट इंक्लूड्स द को डेवलपमेंट ऑफ द यूनिकॉर्न मास्ट फॉर नेवल प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है, द यूनिकॉर्न मास्ट इज इंटीग्रेट्स मल्टीपल एंटीनास इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। द समिट हेल्ड इन टोक्यो, नो, इट इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 ओनली। चलिए इसका हिंदी संस्करण भी देख लेते हैं अपन। भारत जापान रक्षा सह विकास समझौता 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के लिए यूनिकॉर्न मास्ट का सह विकास शामिल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर ये। यूनिकॉर्न मास्ट कई एंटीनाओं को एक ही संरचना में एकीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित हुआ, टोक्यो में नहीं हुआ बच्चों, कहाँ हुआ है, नहीं, दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्या पूछा है, सही, तो क्या हो जाता है मेरा, केवल 1 और 2। चलिए इसके अलावा देखिए, रिसेंट अपॉइंटमेंट के अंदर है रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट अपन ने 2 देखी है इस हफ्ते के अंदर। पहली तो देखी हमने सर जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, और दूसरी देख रहे हैं अपन रवि अग्रवाल साहब की, जो 1988 बैच के क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है। इनको दोबारा से जो है सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी क्या है बच्चों,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कि इनका क्या चुना गया है, चेयरमैन चुना गया है, वापस से 1 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। चलिए, क्या है, कौन अप्रूव करता है इनको, सर जो कैबिनेट कमेटी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी जो नियुक्ति समिति है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति में भर्ती नियमों को ढील देते हुए दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाली शर्तों के तहत है। 1 जुलाई कब से कब तक, 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब कि अगले आदेश तक कॉन्ट्रैक्ट पर इनको इस विस्तार की मंजूरी दी गई है। ठीक है, इनके पहले 30 जून को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन इसके बाद इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ऑलरेडी 1 साल एक्सटेंडेड था, ये जो है 25 में रिटायर्ड होने वाले थे, 25 के बाद 1 साल बढ़ाया गया, अभी दिसंबर तक इसको और बढ़ाया गया है। क्लियर है, चलिए। क्या है सीबीडीटी, सर जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके अंडर आता है, सर वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब कि राजस्व विभाग के तहत आता है, जो भारत में प्रत्यक्ष करों के लिए नीति बनाने का नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। क्या करता है, आयकर अधिनियम है हमारा 1961 का, उसका प्रशासन करता है, और आयकर प्रशासन, कर वसूली तथा उनसे जुड़े इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन मामलों की क्या करता है, नीतियां बनाता है। क्लियर है, अभी डीटीसी और आने वाला है हमारा। चलिए, अब देखिए क्या पूछता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है 2026 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रवि अग्रवाल जी। ठीक है, सीधा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन 2026 इज रवि अग्रवाल। क्लियर है, तो यहाँ तक हमारा जो है 2 जुलाई तक का जो है हमारा करंट अफेयर पूरा हो जाता है। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कि मंडे को, और फिर वही उसी सेम बात है, हमें क्या करना है सर, आपको फॉलो करते रहना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करता रहना है, जो पीडीएफ आपको मिल जाती है उस पीडीएफ को गो थ्रू होते रहना है, साथ के साथ इसके साथ नोट्स भी बनाते जाने हैं। और क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है बच्चों, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का। ठीक है, याद रखिएगा सीरीज का नाम क्या है, न्यूज 2 मार्क्स सीरीज, और इस सीरीज के तहत हम आपको करंट अफेयर का कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर किया जाएगा मैपिंग के साथ, सारी चीज़ें और आने वाले टाइम पे और इंटीग्रेटेड तरीके से आपके लिए लाई जाएंगी। बस आपको क्या रखना है सर, वही वाली बात है, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन जो है उसको दबा के रखिए, नोटिफाइड करते रहिए, टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़िए आप हमारे, टेलीग्राम के अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, उससे आप जुड़िए। और याद रखिएगा, बस कंसिस्टेंसी बना के रखिए, हमसे जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में जितनी भी चीज़ें पर्याप्त पड़ेंगी उन सब चीज़ों को आपको जो है यहाँ पे हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड कराएंगे हम सब। और ये इसके साथ साथ आपको जो जितनी गाइडेंस की जरूरत है, एक्स्ट्रा फीचर्स की जितनी जरूरत है, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे। तो इसी थॉट के साथ याद रखिएगा, सीधा क्या होगा कि सर बस इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं, जो आपको एडवाइस दी जाती है वो इनको तो करना ही है, इसके अलावा और चीज़ों को भी आपको फॉलो करना है, जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे कंटेंट वगैरह दिए जाएंगे, तो उस चीज़ पे आपको अधीर रहना है। और याद रखिएगा कि सब कुछ हो जाएगा, और आप खुद कह दोगे इन दी एंड क्या, कि सर आसान है। ठीक है, तो इसी कोट के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं, अपने से आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत।